नमस्कार साथियों। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने वर्ण से संबंधित सभी पढ़ाई को पूरा कर लिया था। तो आज के की जो उसी का जो पीडीएफ है थोड़ा उसको देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या क्या है। वीडियो में तो सब कुछ दिखाई दिया गया था, बस पीडीएफ देख लेते हैं। जो बस थोड़ा सा पीडीएफ को देखना है, उसमें क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से पीडीएफ की पढ़ाई। ठीक, देखिए पढ़े हुए थे आप लोग की जो वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। ठीक ना। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। और वर्ण की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ण की कुल संख्या कितना है? 52 है। वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। जैसे ये अ से शुरू होकर के कहाँ तक आ जाता है? अक्षत्रज्ञ तक। और यहाँ पे ये 3 अक्षर, इसको ढ कहते हैं, इसको र या बड़ी र कहिए, इसको क्या कहते हैं? सर कह देते हैं। ठीक ना। और क्या है? वर्णों के जो ये सब समूह है उसको ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के इसी समूह को क्या कहिएगा? वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है आपका कौन सा? स्वर वर्ण। फिर दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आप स्वर वर्ण देखिए, तो कहता है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण जो है ना क्या होता है? स्वयं अपने आप होता है। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण क्या होता है? अपने आप होता है। ठीक ना। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं अपने आप होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है स्वर वर्ण की संख्या कुल कितनी है? 11 है। जबकि संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 हो जाता है। ठीक ना। और ये देखिए स्वर वर्ण कहाँ से कहाँ तक है आपका? स्वर वर्ण जो है आपका अ आ से शुरू होता है। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु रे री हुआ ए आई ओ औ तक ही क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। आप जरा समझिए, तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है, वह किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए स्वर वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं? मुक्ताक्षर कहा जाता है। स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है? मुक्ताक्षर भी कहा जाता है। इसलिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या जो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर वर्ण। क्या होती है? स्वर होती है। तो स्वर वर्ण को मुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य वर्णों से क्या होता है? मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। इसलिए स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर भी कहते हैं। फिर उसके बाद है स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 3 भेद हैं, जबकि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका मूल स्वर कहिए, यानी तो उसी को क्या कहिए? हर्ष स्वर कहिए। फिर दीर्घ स्वर हुआ और क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। मूल स्वर या हर्ष स्वर हुआ, फिर दीर्घ स्वर हो गया, उसके बाद क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। अब जरा देखिए, ये जो 11 स्वर वर्ण है ना, उसमें से 4 अक्षर अ हर्षी हर्षु और री, ये जो 4 अक्षर या 4 वर्ण जो है ना, इसे ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, या क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से जितने भी अलग से वर्ण बने हैं, सभी वर्ण का निर्माण किससे हुआ है? इन्हीं चारों से हुआ है। जैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है भौतिक राशि, तो भौतिक राशि में बताया जाता है कि जो एक आधारी राशि है जिसकी संख्या 7 होती है, तो उस आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7। उसको आधारी राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी भौतिक राशि है सब किससे बना हुआ रहता है? वही आधारी राशि से क्या होता है? बना हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अ फिर हर्षी फिर हर्षु
और री, इन चार वर्णों को स्वर वर्ण है, इन चार स्वर वर्णों को कौन सा स्वर कहते हैं? मूल स्वर या क्या कहते हैं? हरा स्वर कहते हैं। मूल स्वर या हरा स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहिएगा? तो अ हुआ आपका, हर्षी हुआ, फिर आपका जो है हर्षु हुआ और री, इन चार वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं? तो मूल स्वर कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है। इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस देख लीजिए। अब कहता है कि मूल स्वर एक मात्री होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? एक मात्री होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें एक ही मात्रा होता है। एक ही मात्रा मतलब क्या? इससे बोलने में बहुत कम समय लगता है, या कहे कि जो व्यंजन वर्ण के साथ जो है यह साधारण रूप में क्या हो जाता है? लग जाता है। और मतलब यही कहे कि उच्चारण बहुत ही कम बल लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक मात्री कहते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं? एक मात्री होते हैं। अब आइए दीर्घ स्वर। मूल स्वर को छोड़ करके जितने बाकी बचे आपके स्वर, जैसे में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो 7 अक्षर है ना, इस 7 स्वर वर्ण को कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण। कौन सा स्वर वर्ण कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। कौन सा स्वर वर्ण कहिएगा? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 या 2 से अधिक मूल स्वरों के मिलने से क्या हुआ है? बना हुआ है। जैसे आ है तो ये आपका किस किस से बना है? अ जोड़ अ से मिलके बना है। फिर आपका हर्षी हुआ, दीर्घी हुआ तो ये किससे बना हुआ है? हर्षी प्लस हर्षी से बना हुआ है। दीर्घु किससे बना है? तो हर्षु जोड़ हर्षु से बना है। फिर ए बना है, अ और हर्षी जुड़ के ए बन जाता है अय। या तो इसको अ जोड़ ए बनाइए, या हम कहेंगे ऊपर देखिए तो ए में एक अ और ई है, इसको हम ए को एक्स्ट्रा अलग से ऐसे करके लिखेंगे। अब बताइए आ जो है और वो जुड़ के क्या बन गया? आ, और आगे हो गया हर्षी। तो या तो आप अ जोड़ ए लिखिए या आ जोड़ हर्षी लिखिए, उससे क्या बनता है? अय। और ओ जो है आपका बन गया किससे? अ और हर्षु से बन गया क्या चीज? ओ। औ फिर बन गया क्या चीज? आ जोड़ किससे बन जाता है? हर्षु से बनता है। फिर कहते हैं कि जो दीर्घ स्वर जो है कितने क्या होता है? द्विमात्री होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? द्विमात्री होते हैं। क्यों होते हैं? तो मूल स्वर एक मात्री होते हैं, और दीर्घ स्वर देखिए तो दो दो मूल स्वर से जुड़ करके बना हुआ है, इसलिए ये कितने होते हैं? ये हो जाते हैं आपके द्विमात्री। ठीक, तो मूल स्वर होते हैं एक मात्री, दीर्घ स्वर होते हैं कितने? द्विमात्री। दीर्घ स्वर कितने हो जाते हैं? द्विमात्री हो जाता है। अब तीसरा आता है क्या चीज? तो पलुत स्वर। कौन सा स्वर आएगा? पलुत स्वर आएगा। कौन सा स्वर? पलुत स्वर। देखिए पलुत स्वर वास्तव में ऊपर 11 ही संख्या है स्वर वर्ण के, और 4 मूल स्वर हो गए, 7 दीर्घ स्वर हो गए, तो बचा कौन सा मूल स्वर? एक भी बचा ही नहीं। तो फिर भी लेकिन एक भेद तो है, भेद है, ठीक ना, वो है पलुत स्वर। तो पलुत स्वर वास्तव में कोई स्वर वर्ण है नहीं, ठीक ना। इसे बस किसी को दूर से पुकारने या किसी को दूर से बुलाने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। या कहिए तो गीत तो सुने होइएगा, संगीत जिसको कहते हैं, उसको जो है ना लयबद्ध करने के लिए, जैसे कि जो कहीं सुर टूटे ना, उसको एकदम लयबद्ध बनाने के लिए जो है लगातार बोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सिंपल आ लिखा हुआ है तो इसको हम केवल कहेंगे आ, लेकिन इसी आ में देखिए ये जो लगा दिया है ऐसे करके, ये केवल आ नहीं है। अब इसको थोड़ा देर तक बोलना है, जैसे आ ऐसे करके मतलब बोलना है। जैसे गीतों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम शब्द सीधे नहीं बोला जाता है, कभी भी नहीं। उसको देखते हुएगा, जहां भी आप सुने होइएगा तो ऐसे बोलता है ओम, ऐसे करके बोलता है। तो वही है,
तो इसी को क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। आप जरा देखिए, मूल स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में उससे दोगुना समय लगता है। लेकिन आप किसी को दूर से बुलाइएगा तो क्या कहिएगा कि इधर आओ, कहेगा कि सुन रहे हो, इधर आओ। मतलब इसमें और जोर से बोलना पड़ता है, मतलब इसमें तिगुना समय लगता है, ठीक ना। इसलिए प्लुत स्वर क्या होते हैं, त्रिमात्री होते हैं। क्या होते हैं, प्लुत स्वर त्रिमात्री होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा क्या चीज, स्वर वर्ण। अब आते हैं किस पर, व्यंजन वर्ण पे, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण जो है कहता है कि जो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, उच्चारण जो है किसके सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसको ही क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे ही क्या कहिएगा, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों के बिना क्या व्यंजन का उच्चारण होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। अब हुआ जैसे व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितना है, 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, स्वर वर्ण की संख्या आपको 11 है, फिर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33 है। देखिए कहां से कहां तक है, तो क से लेकर ह तक, क से लेकर कहां तक, ह तक, ठीक। कहां से, क से लेकर के ह तक। देखिए क हुआ, क से शुरू करिए और कहां तक, ह तक। तो क ख हो गया पूरा, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, प फ हुआ, और य र ल व से लेकर के ह तक जो है कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो ये क से लेकर के ह तक कुल कितने वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब जरा बताइए, व्यंजन वर्ण अर्धमात्री होते हैं। आपके अर्धमात्री क्यों होता है, क्योंकि यह स्वर वर्ण के मिलने से बना होता है, ठीक ना। जैसे ही स्वर वर्ण इसको छोड़ के जाता है यह आधा हो जाता है, इसलिए व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, अर्धमात्री होते हैं, क्योंकि यह स्वर वर्ण के मिलने से बना होता है, और स्वर वर्ण के हटते ही यह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक ना। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हुआ, 33 हुआ। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहां से कहां तक है, तो क से लेकर के कहां तक, ह तक जो है क्या है, व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अर्धमात्री होते हैं। देखिए जैसे स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, फिर आपका हो गया क्या चीज, दीर्घ स्वर हुआ, फिर जो है आपका प्लुत स्वर है। उसी तरह से व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद है। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तो पहला तो हो गया आपका कौन सा, स्पर्श व्यंजन वर्ण। कितने, कौन सा व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। फिर उसके बाद जो है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद जो है आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। कौन सा आएगा, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। फिर कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक ना। मतलब स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण है, ठीक ना। तो ये आप पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। देखिए ये सब जो है छोटा छोटा सा पूछता है, लेकिन इन्हें याद रखना इतना ना हो जाता है कि याद रखना भारी हो जाता है, इसलिए एक छोटा छोटा सा वर्ड है जिसे ध्यान रखेंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ण के लिए ध्यान रखेंगे हम क्या चीज, काद्यो मावसाना स्पर्शा। क्या पढ़िएगा, काद्यो मावसाना स्पर्शा। क्या चीज, काद्यो मावसाना स्पर्शा। इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध सो देखिए, काद्यो मावसाना का मतलब क्या हुआ। पहला अक्षर क्या है, क। काद्यो मतलब क से शुरू करना है, काद्यो मतलब क से शुरू करना है। और यहाँ पर जो है मावसाना, मावसाना नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका अवसान। क्या लिखा हुआ है, अवसान। और अवसान का मतलब होता है कहीं पे जाके रुक जाना, ठहर जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, जो कहिए आप। तो वही है, क से शुरू करके और किस वर्ण पे, म पर। कहाँ पे, म पर। तो क से शुरू करके म तक जितने भी व्यंजन वर्ण है
वही कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। मतलब क से, देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क से ह नहीं होगा, यहाँ क से म होगा। ठीक, क से ह तक तो व्यंजन वर्ण होते हैं, जबकि क से म तक के कुल कितने? क से लेकर के कहाँ तक? म तक के कुल 25 व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्यों कहते हैं? तो इसको जब बोला जाता है तो हमारे दोनों होंठ आपस में क्या हो जाते हैं? स्पर्श कर जाते हैं, मतलब सटते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो क से लेकर के कहाँ तक? म तक के कुल कितने व्यंजन वर्ण? 25 व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ है, तो ये रहा आपका क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो है पांचों जो है इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक ना। आप जरा बताइएगा, किसी किसी गांव में देखते हैं कि जो किसी परिवार को होता था पहले जमाने में, क्या जो ये ठाकुर घराना है, मतलब ठाकुर परिवार है, तो ये परिवार है, मतलब सबकी फैमिली का अपना अपना नाम होता था। फिर केमिस्ट्री का टीचर भी आपको पढ़ाया होगा कि ये देखो, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाए होंगे तो कहे होगा कि जो देखो ये नाइट्रोजन फैमिली है, मतलब नाइट्रोजन परिवार है, तो वर्ग 17 को कहेगा कि जो हैलोजन परिवार है। ऐसे करके आपको क्या किया होगा? पढ़ाया होगा। ऐसे ही ये क ख की शुरुआत कहाँ से हुआ? क ख, तो इसको पूरा का एक ही वर्ग में हम कह देंगे क्या चीज? क वर्ग। क्या कहेंगे? क वर्ग। अब जब भी हम क वर्ग की बात करेंगे तो इसमें 5 अक्षर आएगा, मतलब क ख पूरा। क ख क्या होगा? पूरा। जैसे च छ है तो इसको क्या कहेंगे? च वर्ग कहेंगे, इसमें भी 5 अक्षर आएगा। ट है तो इसको ट वर्ग कहेंगे, त है तो इसको त वर्ग कह देंगे, फिर प है तो इसको क्या कहेंगे? प वर्ग कहेंगे। क्या कहिएगा? प वर्ग। मतलब जिससे शुरुआत होता है उसको उसी से कह देते हैं, मतलब इसका नाम रख गया। अब जरा बताइएगा, इसमें वर्ग 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 लगा हुआ है, इसलिए ना स्पर्श व्यंजन वर्ण को कैसा व्यंजन वर्ण कहते हैं? वर्गीय व्यंजन वर्ण। अब जो नया नया एग्जाम हो रहा है सब में यही सब पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, और फिर बच्चे को पता नहीं रहता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण को उतना लेकर के चलते नहीं है और उतना गहराई से पढ़ते नहीं है कोई, और क्वेश्चन अभी नया नया बना रहा है सब जो है एग्जाम में सेट करने वाले। तो वही है, इसको क वर्ग कहेंगे, इसको च वर्ग कहेंगे, इसको ट वर्ग कहेंगे, इसको त वर्ग कहेंगे, और इसको क्या कहिएगा? प वर्ग कहेंगे। क्योंकि इसमें 5 अक्षर है और वर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहिएगा? वर्गीय व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक ना। तो क से म तक, कहाँ तक? क से लेकर के म तक जो है कौन सा वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ देख लीजिएगा, यहाँ जो ह लिखा गया है वो व्यंजन वर्ण का परिभाषा यहाँ लिखा गया है। ठीक ना, वो चीज थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक ना। कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। इसके लिए भी एक छोटा सा शब्द याद रखिए। कौन सा? तो इसमें जो है कहेंगे यरलवा अंतःस्था। यरलवा अंतःस्था, कुछ भी नहीं है, यरलवा अंतःस्था। क्या है देखिए, इसमें पहला अक्षर है आपका य, फिर उसके बाद है र, फिर उसके बाद है ल, और उसके बाद है क्या चीज? व। मतलब य र ल व, इन 4 व्यंजन वर्णों को कौन सा वर्ण कहेगा? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन को वर्ण कहेंगे। ठीक ना। क से लेकर के म तक को स्पर्श व्यंजन वर्ण, और य र ल व, इन 4 वर्णों को क्या कहिएगा? ये जो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। ठीक ना। अब जरा सुनिए, कभी कभी होता यह है क्या चीज, हिंदी में य और व को ना अर्ध स्वर भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? अर्ध स्वर। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं वाई और डब्लू। ठीक ना। वाई और डब्लू को कभी कभी क्या मान लिया जाता है? वॉवेल। क्या मान लिया जाता है? वॉवेल मान लिया जाता है। क्या चीज? वॉवेल मान लिया जाता है। हिंदी में य और व को अर्ध स्वर कभी कभी माना जाता है, और अंग्रेजी के वाई और डब्लू को क्या मान लिया जाता है? वॉवेल मान लिया जाता है। जबकि ये है दोनों क्या चीज? कॉन्सोनेंट है।
फिर हिंदी में भी देखिए क्या है, य और व जो है तो व्यंजन वर्ण लिखो, लेकिन इसको क्या कह दिया जाता है, अर्ध स्वर कहीं कहीं कर दिया जाता है, ठीक ना। अब जरा देखिए उष्म व्यंजन वर्ण, इसको भी याद रखने के लिए एक वर्ड है, सस सहा उष्मानः। क्या पढ़ेंगे, सस सहा उष्मानः, क्या चीज है, सस सहा उष्मानः। जैसे उसमें यर लगा है, इसमें है देखिए थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो चार अक्षर है इन चारों को कौन सा कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इन चारों को जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवाएं निकलती हैं। कौन सी हवाएं निकलती है, गर्म हवाएं निकलते हैं, ठीक ना। अच्छा बताइए तो कहीं पर गर्मी कैसे उत्पन्न होता है, तो ठंडी के दिन में एकदम से साइकिल चला के आए और एकदम से थरथर तो ऐसे करके हो करते रहते हैं, हाथ रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है ना। मतलब हाथ में जब घर्षण होता है, हाथ में कहीं भी घर्षण होता है तो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, गर्मी उत्पन्न हो जाता है। मतलब संस्कृत की भाषा में बोले तो उष्मा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन चारों वर्ण को तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इन चारों वर्ण को संघर्षी वर्ण के नाम से जाना जाता है। किस वर्ण के नाम से, संघर्षी वर्ण। नया नियम ये सब पूछ रहा है, इस सब वर्ड को, तो इन चारों को क्या कहते हैं, संघर्षी वर्ण। कौन सा वर्ण कहिएगा, संघर्षी वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण, संघर्षी वर्ण कहेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, व्यंजन वर्ण जो है ना, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन वर्ण को हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। संस्कृत व्याकरण में व्यंजन को हल कहा जाता है, जबकि हल या व्यंजन वर्ण में जबकि हल या हलंत लगने पर, ये जो नीचा में लग जाता है, हल या हलंत लगने पर व्यंजन वर्ण का मान कितना हो जाता है, आधा। कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। हल या हलंत कब लगेंगे, जब किसी व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण छोड़कर चला जाता है, या हम कहें कि जो व्यंजन वर्ण को जब हम स्वर वर्ण को अलग करके लिखते हैं तब व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। और उस आधा को बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए उसमें क्या चीज लगा दिया जाता है, एक हलंत लगा दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं क में है तो अ, तो क में से अ को हटा दिए तो क हो गया आधा। फिर हो गया का लिखा हुआ है तो क में से आ गया, तो फिर हो गया आपका क्या चीज, क आधा। को हर्षिकार है तो उसमें से हर्षी गया, तो उसको क्या कह दीजिएगा, वो जो है क हो गया आपका क्या चीज, आधा हो गया। तो ये जो हलंत लग जाता है उससे व्यंजन वर्ण के मान कितने हो, कैसे हो जाते हैं, आधा हो जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो पहले क्या चीज, स्वर वर्ण हो गया और व्यंजन वर्ण हो गया। इसके अलावा भी कुछ है, क्या है, तो आप जरा देखिएगा इधर, ये है आपका, अब आ गया संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन वर्ण या क्या चीज, संयुक्ताक्षर हो गए। क्या चीज, संयुक्ताक्षर। आप जरा देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ और एक जो है स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इन चारों व्यंजन वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ या जुड़ना, तो ऐसा व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्ण से ही मिलकर के जुड़ करके बना होगा उसी को क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसमें से चार ही अक्षर है, जिसमें से अक्ष हो गया आपका, फिर तरह हो गया, फिर ज्ञ हो गया और एक हो गया आपका क्या चीज, स्र। इन चारों वर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहिए या संयुक्ताक्षर कहिए। जैसे ऊपर में पढ़े हैं ना कि स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, मुक्ताक्षर, वैसे ही अक्षत्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर कहते हैं, ठीक ना। नया नया में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
तो क्या कहिएगा, संयुक्त ध्वनि। जब दो व्यंजन ध्वनि आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनि कहेंगे। इसी का बदला हुआ है रूप जो उसको ध्वनि में जाके पूछ देता है, ठीक ना। तो ये चीज है। तो अक्षत्र ज्ञ और स्र को क्या कहिएगा, संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक ना। अब क्यों कहते हैं, देखिए गौर से ध्यान रखिएगा। अक्ष, फिर हो गया तर, फिर हो गया आपका ज्ञ, हो गया सर। इसको हिंदी में याद रखेगा तो कभी याद नहीं रहेगा, ठीक ना। इसलिए जरूरी है कि आप अंग्रेजी इसका ध्यान रखें। आप जानते होगा अक्ष का अंग्रेजी क्या होता है, KSH से अक्ष, TR से त्र, JN से ज्ञ होता है, लेकिन एक JYN यहाँ समझने के लिए लिखे हैं, और SHR से क्या होता है, स्र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे KSH, के साथ ए रहता तो पूरा क, ठीक ना, लेकिन बीच में ए तो है ना, तो आधा क, और इसको कहेंगे मूर्धन्य स कहिए या प वाला स, आप लोग जो बोलते हैं बोलिएगा अपना उसको, लेकिन होता सही मूर्धन्य स ही होता है, ठीक ना। तो क में हलंत रहेगा जबकि स में हलंत नहीं रहेगा। एग्जाम में जो है ऑप्शन हलंत हटा हटा के बनाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ये देता है क प्लस स, तो इसमें स आधा नहीं रहता है, स में हलंत नहीं रहता है, क में हलंत रहता है। तो आधा क और स मिलके क्या बन जाता है, अक्ष। और स में भी कौन सा स है, मूर्धन्य स है, चाहे प वाला स कहे जो कहे। फिर त्र, आधा तो और र से मिलकर के क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। ज्ञ कहिएगा तो ज, और चौथा के अंत में जो आता है य, उसको क्या कहिएगा, ज्ञ। तो ये दोनों मिलकर जैसे बदलिए, जे से हुआ ज और YN से क्या पढ़ते हैं उसको, यह पढ़ते हैं, तो वही है ज और यह मिलके क्या बन गया आपका, ज्ञ बन गया। और फिर जो है तालब स आधा और र मिलके क्या बन गया, स्र बन गया, ठीक ना। तो ये है, आप बचा दो अक्षर। ये जो है र पढ़ते हैं, इसको बड़ी र कहिए या र कहिए, और ठ के नीचे में बिंदु नहीं होते हैं, यहाँ ये अलग सा वर्ण होता है। एक साथ ये लोग दो दो गुण का निर्वाह करता है, ठीक ना। दो गुण कैसे, कभी ये आपको ड की तरह प्रयोग होता है तो कभी आपको र की तरह प्रयोग होगा, ये कभी आपको ढ की तरह प्रयोग होगा तो कभी ये जो है बिंदु ल के प्रयोग होता है। दोनों में फर्क क्या है, इसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, जबकि बिंदु आ जाने पर इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो जाता है। जहां जहां भी न का उच्चारण आएगा, किसका उच्चारण, न का उच्चारण, यानी न की ध्वनि सुनाई देगा, वहां पर ये लिखाएगा, और जहां पर न का उच्चारण नहीं आएगा वहां पर कौन सा लिखाएगा, केवल ढ लिखाएगा, ठीक ना। जैसे में होता है ढोलक, क्या चीज होता है, ढोलक। तो ढोलक में बिंदु रहता है नीचे, ढोलक में बिंदु नहीं रहता है। जबकि लिखिए मेढक, तो मेढक के नीचे क्या रहता है, बिंदु रहता है। तो ये जो है र और ध को क्या कहते हैं, द्विगुण, एक साथ दो दो गुण बता देता है, इसलिए इसको कौन सा वर्ण कहते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण कहिएगा, द्विगुण व्यंजन कहते हैं या द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो ये रहा। अब चलते हैं क्या पर, तो अब होगा उच्चारण स्थान, ठीक ना। क्या है आपका, उच्चारण स्थान। अब एक थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो है आपका क्या चीज है, एक है अयोगवा। तो पूरा जब छोड़ के आए हैं पीछे से, तो अ आ से लेकर के ए आई ओ औ तक जो है स्वर वर्ण है, जबकि अंग बोले तो उसको क्या कहेंगे, अनुस्वार, और अ उसको क्या कहेंगे, विसर्ग। अंग अ यानी अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, यह किसी व्यंजन वर्ण के साथ या किसी स्वर वर्ण के साथ जुड़ता ही नहीं है, ये अलग ही रह करके अपनी गुण का निर्वाह खुद कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसको किसी से लेना देना ही नहीं रहता है। इसको लिखिएगा अंग को तो कहेगा कि हम चहरे के रहेंगे,
ऊपर में, तो ई इसको लिखेगा तो कहेगा कि जो है हम हमेशा बगले में रहेंगे, कभी किसी के साथ जैबे नहीं करता, ठीक ना। बाकी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ फिट बैठ जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो है व्यंजन वर्ण के साथ फिट नहीं बैठते हैं, ठीक ना। ये अलग ही रह करके अपना गुण क्या करते रहता है, दिखाते रहता है। इसलिए अंग और अ कहे तो क्या चीज कहिएगा, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, ये अयोग वाक्य कहेंगे। क्या चीज कहिएगा, अयोग वाक्य कहते हैं। अब जरा चलिए उच्चारण स्थान, ठीक ना। तो उच्चारण स्थान, तो हमारे मुंह में जितने भी वर्ण है उसका उच्चारण किसी एक जगह से नहीं होता है, ठीक ना। वो विभिन्न जगह से टकरा करके तब आवाज बाहर आती है। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका परिभाषा बस नॉर्मली बोल दिया जाता है। क्या चीज, जो जिस भी वर्ण का उच्चारण जिस विशेष अंग से प्राण वायु के टकराने से होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण जिस विशेष स्थान से, कहां से, जिस विशेष स्थान से, प्राण वायु का मतलब क्या, हमारे जो कंठ से एक हवाएं निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं, ठीक ना। तो जिस विशेष स्थान से क्या किसका टकरा करके, प्राण वायु के टकराने से होता है, उसी स्थान को वहां जो वर्ण टकराया उसके लिए क्या कह देते हैं, वर्ण स्थान कहते हैं, उच्चारण स्थान कह देते हैं, ठीक ना। तो उच्चारण स्थान, इसको तो समझे कि एग्जाम में तो सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, ठीक ना। और याद रखना बड़ा ही कठिन होता है। तो कुछ बातें हैं जिसको याद रखना ही अच्छा है, नहीं तो आप चाहिएगा कि जो नॉर्मली हमको याद रह जाए तो ये कभी होने वाला है नहीं, ठीक ना। जब तक कि समय न दीजिएगा उससे पहले कभी याद नहीं रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, किताबों में क्या है, किताबों में तो छाप देता है एकदम से टेबल बना के अपना पढ़ते रहिए, फिर दिमाग में उतना कैसे बैठेगा, नहीं रहता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए यहाँ पीडीएफ में लिख दिया गया है कि जो इन सूत्रों को हमेशा क्या रखें, याद रखें। बिना याद का आप बना नहीं पाएंगे, नहीं तो गलती होगा। अनुमान के तौर पर कितना दिन तक या कब तक कोई व्यक्ति काम चलाते रहेगा, अनुमान पर नहीं होता है, वास्तविकता के साथ चलना पड़ता है, ठीक ना। तो यही है, पहला बात है आपका अकुह, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ। क्या पढ़िएगा, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ। क्या करना है, अकुह विसर्ज निया नाम कंठ। अब ये ना कहेंगे कि इतना बड़ा लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे कैसे, कुछ भी नहीं है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक ना। अकुह विसर्ज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहला अक्षर क्या चीज है, अ, पहला अक्षर क्या है, अ। तो अ बोले ना तो मूल स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को लेंगे। तो अ हुआ तो अ आ दोनों, अ हुआ तो अ आ दोनों हो गया। कु, कु मतलब क वर्ग, और क वर्ग तो पीछे जाने हैं क्या चीज है, तो क ख पूरा अंग तक, क ख ग घ अंग जो है हो गया क वर्ग में। फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है, ह, तो ह हुआ, और यहाँ जो है ना विसर्ज नहीं लिखा हुआ, संधि हुआ, इसलिए यहाँ पर ना ग जो है ना ज में बदल गया, ठीक ना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, विसर्ग। तो बोलेंगे क्या चीज, अ आ, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से होता है। कंठ से होता है इसलिए इसको कौन सा वर्ण कह देते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। मतलब हो गया आपका अ आ दोनों, फिर हो गया क वर्ग, फिर हो गया ह, उसके बाद हो गया विसर्ग। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, इसलिए इसको क्या कहेगा, कंठ वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे, कंठ वर्ण कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपके आ जाते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है आपका, इसको पढ़ेंगे इचू। क्या पढ़िएगा, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु। क्या पढ़िएगा, इचू यसा नाम तालु है। जैसे ऊपर में देखे हैं आप लोग,
देखिए इधर जैसे यहाँ पर अ है तो अ आ दोनों, इसी तरह से यहाँ हर्षी है ना तो हर्षी दीर्घी दोनों, यहाँ कु है तो क वर्ग, यहाँ चू है तो बोलेंगे च वर्ग, और च वर्ग बोले तो पूरा च छ ज झ यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कौन सा अक्षर है, य है तो बोलेंगे य। फिर उसके बाद कौन सा है, तालव्य स, तो ये हो गया आपका क्या चीज, तालव्य स। इन सब वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से होता है। तालु से होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण। अब बताइए इस स को तालव्य स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से होता है, इसलिए इसको क्या कहिएगा, तालव्य स कहते हैं, ठीक ना। तो हर्षी दीर्घी च वर्ग य और तालव्य स का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहिएगा, तालव्य वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण, तालव्य वर्ण कहेंगे, ठीक। कौन सा वर्ण कहिएगा, तालव्य वर्ण कहेंगे। अब देखिए क्या है थोड़ा सा, चार नंबर 3 नंबर आपका आता है, री टूरसा नाम मूर्धा। क्या चीज, री टूरसा नाम मूर्धा। क्या हो गया आपका, री टूरसा नाम मूर्धा हो गया। क्या चीज, री टूरसा नाम मूर्धा। इसमें क्या है, तो इसमें है आपका, बोले तो क्या चीज है, देखिए इधर री बोले तो री हो गया, टू है यहाँ पे, टू मतलब ट वर्ग पूरा, मतलब ट ठ ड ढ न तक हो गया, और यहाँ ध्यान रखिएगा बिंदु नहीं होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, र, तो फिर बोलेंगे र, और ये स, इस स को क्या कहेगा, मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। कहाँ से होता है, मूर्धा से, इसलिए इसको कौन सा वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहिएगा, मूर्धन्य वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अब बताइएगा इस स को कौन सा स कहिएगा, पेट चरवा स, प वाला स, बवजिया स, क्या कहिएगा, ऐसा बोलना कुछ भी सही नहीं है, ठीक ना। ये मूर्धन्य स है। कौन सा स है, मूर्धन्य स है। इधर उधर बोल देता है, अब गांव घर की भाषा है तो गांव घर में तो कुछ भी बोल देता है सीखने के लिए, लेकिन सही मायने में इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य स कहेंगे। तो री ट वर्ग ट ठ ड ढ न र और मूर्धन्य स का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ठीक ना। अगला है आपका लिरी, क्या है, लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी तुलसा नाम दंता है। क्या चीज हुआ, लिरी तुलसा नाम दंता। इसका मतलब क्या, लिरी जो है ना संस्कृत व्याकरण में आ जाते हैं, ठीक ना, स्वर वर्ण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो लिरी बोले तो लिरी, तू बोले तो तवर्ग, मतलब तो थ द ध न, ठीक ना, ये चीज हुआ। फिर हुआ आपका क्या चीज, यहाँ पे है लो, तो बोलेंगे लो, और ये स कौन सा है, तो कहते हैं कि दंत स है। कौन सा स है, दंत स। तो लिरी तवर्ग तो थ द ध न लो और दंत स का उच्चारण कहाँ से होता है, दांत से। कहाँ से होता है, दांत से होता है, इसलिए इसको क्या कहिएगा, दंत वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे, दंत वर्ण कहेंगे। तो आप बताइएगा ये वो हो गया आपका, मतलब ये हुआ आपका तालव्य स, ये हुआ आपका मूर्धन्य स, और ये क्या हो गया आपका दंत स। क्यों कहते हैं, इसका उच्चारण तालु से, इसका उच्चारण मूर्धा से, और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दांत से होता है, इसलिए तीनों को अपना अपना नाम दिया गया है। तो ये हुआ लिरी तुलसा नाम दंता। अब है आपका 5 नंबर, इसको पढ़ेंगे, उपु पदमानिया नाम ओष्ठो। उपु पदमानिया नाम ओष्ठो, क्या कहेंगे, उपु पदमानिया नाम ओष्ठो। इसका पहला अक्षर क्या है, हर्षु। हर्षु बोले तो हर्षु दीर्घु दोनों, हर्षु बोले तो हर्षु दीर्घु दोनों हुआ। पू है ना,
तो पू बोले तो प वर्ग, पू बोले तो प वर्ग, ठीक ना, मतलब प फ ब भ म, और यहाँ से है पधमानीय, ठीक ना। तो पधमानीय संस्कृत का एक वर्ण होता है जिसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, रेयर केस में, नहीं के बराबर भी होता है कहीं कहीं। तो हर्षो दीर्घु और प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। इसको पढ़ेंगे उपु पधमानिया नाम ओष्ठो। क्या पढ़ेंगे? उपु पधमानिया नाम ओष्ठो। उपु पधमानिया नाम ओष्ठो मतलब हर्षो दीर्घु प वर्ग, फिर पधमानीय का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, होठ से होता है, इसलिए इसको क्या कहिएगा? ओष्ठ वर्ण। क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ण कहेंगे। क्या कहिएगा? ओष्ठ वर्ण कहेंगे। अब देखिए, किताबों से तो ध्यान रखना भारी है, ये है यहाँ जो बताए, फिर इसको भी याद रखना भारी है। इससे भी आसान तरीका है, चलिए देखते हैं तो आसान तरीका क्या है। तो बताइएगा क ख को क्या कहते हैं? क ख को कहते हैं क वर्ग। और पहला नंबर जाके देखिए इसका उच्चारण कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। फिर च छ को कहते हैं च वर्ग, और च छ का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। ट ठ को कहते हैं ट वर्ग, और फिर इससे का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, ठीक ना। फिर त थ को कहते हैं त वर्ग, इसका उच्चारण हुआ आपका दांत से। फिर प फ को कहिएगा प वर्ग, और इसका उच्चारण हुआ ओष्ठ से। यहाँ स जो है मूर्धन्य स होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये स आ गया है, ठीक ना। अब बताइएगा क ख का उच्चारण कंठ से, च छ का उच्चारण तालु से, त ठ का उच्चारण मूर्धा से, त थ का दांत से, प फ का ओष्ठ से हुआ। तो बताइए तो क को अंग्रेजी में क्या कहेगा? के, त को टी, म को एम, द को डी, और ओ को क्या कहेंगे? ओ, मतलब के से क, टी से त, एम से म, डी से द, और ओ से ओ, ठीक ना। और इधर से पहला अक्षर, इसका पहला क, फिर इधर से च, फिर इधर से ट, इधर से त, और इधर से प। तो कैसे याद रखेंगे? कचट तप, क्या चीज? क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। और एक गाड़ी होता है, मोटरसाइकिल, देखिएगा लड़का सब बाजार में लहरिया कट मारते रहता है। केटीएम एक गाड़ी होता है, तो कहेंगे कि क्या चीज? केटीएम 2। क्या चीज कहेंगे? केटीएम 2। कचट तप केटीएम 2, कचट तप केटीएम 2। इससे आसान तरीका अब कोई चीज नहीं है याद रखने का, ठीक ना, उच्चारण स्थान के। तो ये हुआ। अब कुछ वर्ण और भी बाकी है, थोड़ा सा उसको भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका कौन सा हो गया? 6 नंबर। अच्छा बताइए, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, बताइए तो। च में ये क्या है? तो इसको कहते हैं क्या चीज? य। इसको पढ़ेंगे क्या चीज पूरा? य मांगना नाम नासिका च। क्या पढ़ेंगे? य मांगना नाम नासिका च। क्या कहिएगा? य मांगना नाम नासिका च। क्या कहिएगा? य मांगना नाम नासिका च। य मांगना नाम नासिका च। क्या कहेंगे? यमांगना नाम नासिका च। क्या कहेगा? यमांगना नाम नासिका च। देखिए क्या है, य, फिर म, इसको कहेंगे अंग, न और न। इसको कौन सा न कहेंगे? तो मूर्धन्य न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो दंत न कहेंगे। ये जो है ना सभी अक्षर अक्षर य, म, अंग, न और न, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। लेकिन नाक के थोड़े से किस भाग से हो जाता है? अगले भाग से। और कोई भी चीज आगे जब होता है तो उसको कहते हैं अनु। क्या कहते हैं? अनु। तो इन पांचों वर्ण को कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण कहिएगा? अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण कहिएगा?
अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण कहेंगे? अनुनासिक वर्ण। य, म, अंग, न और न को कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। क्यों कहते हैं? तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है, लेकिन नाक के थोड़े से किस भाग से? अगले भाग से होते हैं। ठीक ना? तो ये रहा। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या चीज है। आप जरा गौर करिए इधर, ये जो है आपका य हुआ, म हुआ, अंग हुआ, न हुआ और न हुआ, जरा गौर करिएगा, ये सब क ख के अंग अंत में अंग आता है। च छ के अंत में जो आता है क्या चीज बोलिएगा? तो य आता है, फिर तो ठ के अंत में न आता है, तो थ के अंत में भी क्या आते हैं? न आते हैं, और प फ के अंत में क्या आते हैं? म आते हैं। जब आप गौर करके गिनिएगा इसको, तो सब देखिए कितने नंबर में आ जाते हैं आपके? 5वां नंबर में। कितने नंबर में आते हैं आपका? 5वां नंबर। गिनिएगा तो देखिए, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कितने नंबर पे आते हैं? 5 नंबर पे। इसको पचमा अक्षर कहते हैं। कौन सा अक्षर कहते हैं? पचमा अक्षर। कौन सा कहिएगा? पचमा अक्षर कहेंगे। कौन सा वर्ण कहिएगा? पचमा अक्षर कहते हैं। तो बता सकते हैं पचमा अक्षर या पचमा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से। कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो क ख के अंत वाला, च छ के अंत वाला, प फ हुआ, फिर ट ठ हुआ, त थ हुआ, सबके अंत वाले को क्या कहते हैं? पचमा अक्षर। कौन सा वर्ण कहते हैं? पचमा अक्षर कहते हैं। ठीक ना? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है, अगले भाग से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहिएगा? अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक ना? अब आगे देखते हैं क्या आगे लिखा हुआ है आपका। नासिकानुस्वार से लिखा हुआ है क्या चीज? नासिका अनुस्वार से। देखिए, ये नासिका अनुस्वार से नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका नासिका जोर अनुस्वार। नासिका जोर क्या लिखा हुआ है? अनुस्वार लिखा है। तो अनुस्वार तो पता होगा आप लोगों को, ए आई के जो अंत में आते हैं अंग, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण मतलब अंग का जो उच्चारण है नाक से होता है। ध्यान रखिएगा, पचमा अक्षर का भी उच्चारण नाक से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अगले भाग से होते हैं, इसलिए उसको अनुनासिक कहते हैं। जबकि अंग मतलब बोले तो अनुस्वार का उच्चारण भी नाके से होता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है कहाँ से हो जाता है? नाक के थोड़ा पिछले भाग से हो जाता है, इसलिए इसको अनुनासिक न कह करके सानुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सानुनासिक वर्ण कहते हैं। तो एकमात्र अक्षर अनुस्वार है जिसको अंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। बाकी को पांचों को क्या कहते हैं? सानुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक ना? तो ये हुआ। अब चलते हैं ए दैतो कंठ तालु। क्या पढ़ेंगे? ए दैतो कंठ तालु। इसका पहला अक्षर है आपका क्या चीज? ए। तो बोले ए आई का उच्चारण। किसका उच्चारण? ए आई का। अब पता होगा ए किससे किससे बना हुआ है? तो अ प्लस किससे बना हुआ है? हर से। अ का उच्चारण आपका कहां से हुआ? कंठ से। फिर हर्षी का उच्चारण तालु से। तो आप ही बताइए ए का उच्चारण किससे होगा? इस दोनों के मिलने से, कंठ तालु से होगा। तो ए आई का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए इसको कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। कौन सा वर्ण कहिएगा? कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। फिर उसके बाद है क्या चीज? ओ दौतो कंठोष्ठम। क्या कहिएगा? ओ दौतो कंठोष्ठम। क्या कहिएगा? ओ दौतो कंठोष्ठम। इसका पहला अक्षर है ओ, तो बोलेंगे ओ औ। जिस तरह से ए बना है ओ और हर्षी से, उसी तरह आपका ओ भी किससे बना हुआ है? तो ओ बना हुआ है आपका ओ प्लस हर्षु से। ओ का उच्चारण हो गया आपका कंठ,
और हर्षु का हो गया आपका क्या चीज, ओष्ठ, ठीक ना। तो बताइए तो ओ का उच्चारण कहाँ से हो, दोनों के मिलने से किसका उच्चारण होगा, ओ का होगा। तो ओ औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और एक बच गया आपका क्या चीज, वकारस्य दंतोष्ठम। कौन सा है, वकारस्य दंतोष्ठम। इसका पहला अक्षर वह है, एकमात्र अक्षर वह है जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है। कहां से, दांत और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या चीज, उच्चारण स्थान रहा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इससे अगला वीडियो में हम चलेंगे किसके, घोष अघोष महाप्राण पर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।